अब पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थे, तो 9वां पास नहीं किया। 9वीं फेल को कैसे संज्ञान है कि मेडिकल फिटमेंट क्या होता है? नेतृत्व करता नीतीश कुमार हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे। यहाँ के लोग बता रहे थे कि उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार के लिए कर्नाटक, बेंगलुरु और इसके बाद हरियाणा जैसे बड़े बड़े राज्यों में जाना पड़ता है। सैकड़ों हजारों परिवार वापस अपने गांव में आकर अपने हुनर का लाभ देते हुए क्षेत्र में ही रोजगार कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा सर कितने लोगों को रोजगार मिला यहाँ पे? 2015 में हमारा समीकरण टूटा, गठबंधन टूटा, जिसका घाटा भाजपा को ही ज्यादा हुआ और इसी का प्रतिफल था कि 2015 का चुनाव में हार गया। आपको लेकर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि विधायक जी जब चुनाव होता है तो रहते हैं, उसके बाद ग्राउंड पे कभी दिखते नहीं हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं 2025 के बाद यह एम भी नहीं रहेगा उनके पास, वाई भी नहीं रहेगा। बिहार विधानसभा 2025 की तैयारियां शुरू हो गई और इस बीच हम आपको हर विधानसभा में जाके वहां के प्रतिनिधि से मिलाएंगे कि पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र में वो कितना विकास किए हैं। इस बीच हमारे साथ बिहार के गोरियाकोटी विधानसभा से देवेश कांत सिंह जी हैं, जो पिछले 5 सालों से विधायक है। पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, खुद हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले 5 साल से आप विधायक हैं। हालांकि 2015 में आपको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला, उस समय जीत नहीं पाए। 2020 में आप विधायक बने। पिछले 5 सालों में सर गोरियाकोटी के लिए आपने क्या कुछ किया, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, गोरियाकोटी विधानसभा जी एक बड़े सुदूर गांव क्षेत्र के साथ बना है। जी सिवान का भी सबसे पूर्वी और उत्तरोत्तर हिस्सा लकड़ी नवीगंज जिसका क्षेत्र है। जी आज के दिनों में तो ऐसे बसंतपुर आज मुख्य सड़क पर आ गया है, जी लेकिन गोरियाकोटी आज भी मुख्य सड़क से अंदर 13-14 किलोमीटर है। जी फिर भी अगर आप आए हैं और पत्रकार के रूप में आप आए होइएगा तो सड़कों पर ही आप गाड़ी लेके आए होइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एहसास हुआ होगा कि हम किसी सुदूर गांव में जा रहे हैं जहां सड़क की चिंता है, बिजली का चिंता है, जी या जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके अनुसार कहीं किसी तरह का डर, भय, इस तरह का कोई विचार मन में नहीं आया होगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है गोरियाकोटी सर, में। बिजली, सड़क का समस्या ये सब तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सर यहाँ के लोग के लिए बेरोजगारी है। क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे थे कि उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। रोजगार के लिए कर्नाटक, बेंगलुरु और इसके बाद हरियाणा जैसे बड़े बड़े राज्यों में जाना पड़ता है, वहाँ पर जाके वो मजदूरी करते हैं। तो सर, रोजगार को लेकर बेरोजगारी को दूर करने के लिए कितना प्रयास किए हैं सर? देखिए, इस पर बहुत प्रयास हुआ है और कोरोना के बाद जी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसे तो आबादी रोज बढ़ रही है तो रोजगार की आवश्यकता रोज बढ़ रही है, लेकिन आप कोरोना के बाद अंदाज नहीं कर सकते हैं कि वैसे सैकड़ों हजारों परिवार वापस अपने गांव में आकर अपने हुनर का लाभ देते हुए क्षेत्र में ही रोजगार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि रोजगार का जो मतलब वो खुद से रोजगार कर रहे हैं, खुद से रोजगार भी कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, और सरकार की व्यवस्था ऐसी है। आपने कहा बिजली, पानी, सड़क छोड़ दीजिए, बिजली नहीं हो कोई मोटर नहीं चल सकता है, कोई फैक्ट्री उस बिना मोटर के नहीं चल सकता है, कोई प्रोडक्शन का काम नहीं हो सकता है, सड़क नहीं हो तो आयात और निर्यात, मतलब आने और जाने के लिए उसके कोई प्रोडक्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। और जो भी व्यवस्था किसी भी विकास के लिए आवश्यक है वह सबसे पहले शुरू होती है बिजली, सड़क, पानी इत्यादि की व्यवस्था से। नहीं तो यहाँ सड़क, बिजली का कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर आप जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना के बाद आत्मनिर्भर बने, लेकिन आपके द्वारा सर कितने लोगों को रोजगार मिला यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ यह क्षेत्र शुद्ध रूप से कृषकों का क्षेत्र है। यह मुख्य सड़क से या कुछ ऐसी व्यवस्था से पहले से ही इसका स्वरूप नहीं बना है कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, लेकिन आप जब चलिएगा, सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया उसमें आप देखिए फेवर ब्लॉक का निर्माण, लोकल में जो सीमेंट से बनने वाले कुर्सी, टेबल या सीमेंट के माध्यम से बनने वाले अनेक चीज़ जैसे ईटा या इत्यादि का प्रोडक्शन वगैरह यहाँ शुरू हुआ। प्लस हम लोग के यहाँ बेकरीज नहीं थी, लोकल बेकरीज चालू हो गई, इसके पीछे भी बिजली है।
इसी तरह से छोटा मोटा रोजगार करने वाला चीज, जैसे देखिए हम लोग के यहाँ, हम लोगों को अगर एक छोटा भी चीज लोहे का बनवाना होता था तो कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आज के दिन में हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि आप लोहे का कोई भी निर्माण अपने यहाँ करा सकते हैं, उसके पीछे भी बिजली है। तो आपका जो कहना है कि मैंने क्या रोजगार की व्यवस्था है, तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि माहौल पैदा किया गया आत्मनिर्भर स्वरोजगार की व्यवस्था के लिए, और इसका माहौल पैदा करने का प्रतिफल यह हुआ कि मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था यहाँ, और आज से 15-20 बरस पहले जब हम लोग नौजवान थे, गोरिया कोठी आना दुर्लभ था, और गोरिया कोठी में एक नल खराब हो जाता था तो वो नल लाने के लिए सिवान जाना है, सिवान बर्मा की बस या साव की बस जाएगी तो सुबह जाएगी तो शायद वह शाम तक आएगी, उससे भी वह मिस्त्री आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज के दिन में स्वावलंबन इस स्तर पर है, आपके घर में अगर नलका अभी 10 बजे रात में टूट जाए और नलके का पानी बर्बाद नहीं हो तो हमारे यहाँ आपको उस तरह के प्लम्बर यूनिट्स भी मिलेंगे जो रोजगार के रूप में काम कर रहे हैं, वैसे दुकान भी मिल जाएंगे जो शहरों में जिस तरह का सामान मिलता है उस अनुपात में वह सामान भी मिल जाएगा। और इस तरह से आप चलिए, हमारे बाज़ारों का विकास हुआ है। आप गोरिया कोठी बाज़ार में आप जाइए, हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है, एक शहर का माहौल है। 10 बजे रात में बाज़ार पर आपको हर आवश्यकता की चीज़ मिल रही है, हर तरह के दुकान खुल गए। नहीं तो मुझे याद है कि इस बाज़ार पर 7 बजे के बाद कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी और दिन भर भी कोई बहुत सही। पहले जैसा कि देखा गया कि पिछला चुनाव में यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोड, सड़क, बिजली, ये सब था, लेकिन अगली बार 2025 का ये जो विधानसभा चुनाव है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? देखिए, विगत 3 साल से मैं हर बजट सत्र में एक प्रश्न उठाता था जी, वह था शिक्षा से संबंधित। चूंकि गोरिया कोठी शिक्षा देने वाली गांव रही है, यहाँ यूजी मतलब बच्चे जो पढ़ते हैं अंडर क्लास में, जो यूकेजी, एलकेजी इत्यादि से लेके पीजी तक की पढ़ाई होती है। लेकिन क्षेत्र बड़ा है, 42 पंचायत है, 4 लाख से ऊपर करीब वोटर है, 8 लाख की आबादी है, तो उतने से ही नहीं होता था। तो लोगों की डिमांड थी और हमारी भी इच्छा थी और वह प्रयास हमने किया और सरकार ने तो अब घोषणा कर दी। हम तो कहते हैं कि हम लोगों ने जो डिमांड किया सरकार ने हमारी डिमांड को माना। हमने कहा कि जैसे अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे थे वैसे ही डिग्री कॉलेज पंचायत में तो इंटर कॉलेज हो गया है, मिडिल स्कूल को प्रमोट करके, लेकिन प्रखंड स्तर पर डिग्री तो इस साल घोषणा भी हो गई। तो हम लोग इसको अपनी उपलब्धि भी मानते हैं। वैसे स्कूल जो प्रमोट तो हुए थे लेकिन 2015 से बीच में उनका बिल्डिंग नहीं बन पाया था, उसकी बिल्डिंग नहीं थी, उसका प्रयोगशाला नहीं था, उसमें बच्चियों के लिए प्रॉपर कॉमन रूम नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे। उस तरह के कई स्कूलों का भी हम लोगों ने निर्माण कराया और इसका लाभ मैं इसलिए मानता हूं कि देखिए गोरिया कोठी आज आगे इसलिए है कि गोरिया कोठी शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा। गोरिया कोठी उस समय शिक्षा के क्षेत्र में आगे आया जब बहुत सारे सुदूर देशों प्रदेश के गांवों में शिक्षा का अलख नहीं जगा था। लेकिन बसंत पंचमी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक से प्रेरित होकर उनसे संपर्क में आकर हमारे परबाबा नारायण बाबू ने यहाँ शिक्षा का अलग जगाया और वह आज के दिन में भी बढ़ता आया। उनके बाद उनके पुत्र ने कॉलेज खोला, उनके बाद हमारे पिताजी मतलब उनके पौत्र ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोला जो आज इंटर कॉलेज में कन्वर्टेड है। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका उत्थान अगर होता है तो समाज का सर्व मतलब किसी भी शहर का विकास के लिए शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। और देखिए शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो गोरिया कोठी में पूरे सिवान गोपालगंज से छात्र जो है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इसमें बहुत स्पष्ट है जी, मेरे परबाबा नारायण प्रसाद जी जिन्होंने नारायण कर्मयोगी उच्च विद्यालय खोला, जो उस समय इंग्लिश उच्च विद्यालय के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, बाद में अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उसको उन्होंने हटा दिया तो वह कर्मयोगी उच्च विद्यालय हुआ नारायण बाबू के मरने के बाद।
नारायण कर्मयोगी विश्वविद्यालय हुआ। तो वह 1926 में दरभंगा महाराज को हरा के सेंट्रल असेंबली के मेंबर हुए थे। 1926 से मतलब देश आजाद होने से पहले। देश आजाद तो सेंट्रल असेंबली तो देश आजाद होने के पहले ही बनी थी ना। 26 और 36 में 2 बार चुनाव हुए और दोनों बार उन्होंने, एक बार उन्होंने दरभंगा महाराज को हराया, दूसरी बार उन्होंने कैलगढ़ राजा को हराया। 1950 में उनके देहांत के बाद मेरे बाबा कृष्णकांत बाबू प्रथम विधानसभा के सदस्य हुए। 52 से लेकर 1980 तक वह लगातार विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद के सदस्य बनते रहे। 1980 के बाद कांग्रेस से हटने के बाद एक विवाद हुआ जिसमें हमारे ही परिवार के एक सदस्य से हमारे बाबा की हार हुई 1980 में। लेकिन हम लगातार सामाजिक कार्यों में गोरिया कोठी से जुड़े रहे, जिसका प्रतिफल हुआ कि मेरे पिताजी बीच में ब्लॉक प्रमुख हुए। उसके बाद निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख 2001 में हुए और 2005 पे वापस 25 वर्षों के गैप के बाद हम लोगों को अपनी खोई हुई राजनीति जिसमें हम थे उस स्तर पर पहुंचने का काम हुआ। और 2005 में पहली बार जीते, फिर 2010 में जीते। दुर्भाग्य था मेरा 2015 में हमारा समीकरण टूटा, गठबंधन टूटा, जिसका घाटा भाजपा को ही ज़्यादा हुआ और इसी का प्रतिफल था कि 2015 का चुनाव में हार गया। लेकिन हारने के बाद भी आपको टिकट मिल गया। देखिए, हारने के बाद इसलिए टिकट मिल गया कि मुझे इतना वोट मिला था जो पार्टी के आकलन से अधिक था। पार्टी को उम्मीद थी कि मैं अच्छा वोट लाऊंगा। बीजेपी को आप पे काफी भरोसा रहता है। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता को चुनती है जी। और मेरे पिताजी भी जब थे तो मैं एक युवा के रूप में उनका काम करता था। पार्टी को भी मालूम था, पार्टी के युवा कमेटियों से जुड़ा रहा, उसके लिए काम। और मैं पिताजी के हार के बीच में स्वयं भी जिला परिषद रहा, तो पार्टी को यह मालूम था कि मुझे चुनावी अनुभव है। तो पिताजी जब स्वर्गवास हो गया 14 अप्रैल, अभी 10वीं पुण्यतिथि है अगले 14 तारीख को, तो पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी पार्टी ने वह विश्वास जताया। जहां मैं बैठा हूं यहीं बगल में मैं बैठा था और जहां वह बच्चा बैठा वहां टीवी लगी थी और वहीं अमित शाह जी की घोषणा हुई जो सूची की, उसमें मेरा नाम, मैं कोई दिल्ली भी नहीं गया था। यह विश्वास भी था और पार्टी ने भी यह विश्वास दिलाया था कि आप क्षेत्र में काम कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो लाभ क्या, हम लोग को पैसे रुपये से तो लाभ मिलना नहीं था, टिकट का लाभ था। और क्षेत्र में लगे रहने का प्रतिफल हुआ कि मैं 15 भरे हार गया, लेकिन 64,000 मतदाता का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसका प्रतिफल मैं उससे जुड़ा रहा और उससे 1.5 गुना लगभग 90,000 वोट के आसपास लाके मैं चुनाव जीता। एक सवाल और होता है कि जब विधायक का विधानसभा चुनाव होता है तो तमाम विधायक जो है वो ग्राउंड पे जाते हैं, लोग की समस्याओं को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, ये क्या कुछ समस्या है और उन समस्याओं को निदान करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जैसे ही जब चुनाव खत्म होता है तो अचानक सारे विधायक लोग गायब कहाँ हो जाते हैं। आपको लेकर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि विधायक जी जब चुनाव होता है तो रहते हैं, उसके बाद ग्राउंड पे कभी दिखते नहीं हैं। देखिए, ऐसा है, जी हर आदमी की अपेक्षाएं होती है जी और हर आदमी के व्यक्तिगत अपेक्षा से आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। मानिए मैं आपके गांव में जाता हूं, आपकी 500 की आबादी है, जी 450 लोग से भेंट होती है, लेकिन 50 लोग छूट जाते हैं। और सौभाग्य से जब आप उसका इंटरव्यू लेने जाते तो उसी 50 में से 5 से आपको भेंट होती है। आप बताइए, जो विधायक है, जो सांसद के चुनाव का प्रभारी रहा, हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ उसके क्षेत्र का प्रभारी रहा, बीच में एक बार एमएलसी का चुनाव हुआ उस चुनाव का प्रभारी रहा, अपने विधानसभा के हर बूथों पर एमपी के लिए काम किया, एमएलसी के लिए हर वार्ड और निकाय के, पंचायत समिति के या पंचायत के वार्डों से मिला। इस तरह से बहुत सारे कार्य, और प्लस सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दौड़ाने में विश्वास रखती है, उठक बैठक करके बैठकों में रखती है। इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि किसी को मैं संतुष्ट या मिल नहीं पाया हूँ। ऐसे भी 4 लाख की आबादी, 42 पंचायत, लगभग 200 छोटे मोटे गांव, 500 से ऊपर टोलों में
महीने में अगर आप एक दिन भी जाने का कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा संभावना है कि आप सबसे मिल नहीं पाइएगा, सबको संतुष्ट नहीं कर पाइएगा। फिर भी मैं अपने काम से यह प्रयास करता हूँ कि मेरा वह काम उनके पास तक पहुँचे और वह संतुष्ट महसूस करें। अभी बिहार की राजनीति के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में अमित शाह भी, हालांकि वो कहते हैं कि बिहार में वो एनडीए की तरफ से जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन वो सही नहीं है, इस तरीके का तमाम बात कहा जाता है। मतलब बीजेपी ये क्लियर नहीं कर पा रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहती है। आपको क्लियर नहीं है। बीजेपी ने तो अमित शाह जी भी आए थे और हम लोगों की बैठक हुई थी, एमएलए एमपी की बैठक हुई थी, एनडीए की बैठक हुई थी और सारे लोगों का बयान आया नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब 9वीं फेल को कैसे संज्ञान है कि मेडिकल फिटमेंट क्या होता है? किसी दूसरे के पढ़ा देने से आप सदन में बैठ गए हैं और आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधान मुख्यमंत्री किसी महिला को फोटो खिंचवाने के लिए सीधा कर रहे हैं, उसको आप इसको भी लेके विपक्ष उनको घेर, तो उसकी मूर्खता है, चूंकि उसकी सोच सीमित है। 75 वर्ष के करीब करीब नीतीश कुमार जी हो गए हैं और अमित शाह जी जब वो फोटो दे रहे हैं, आपने देखा होगा शायद कहीं, तो उस महिला को जब फोटोग्राफर फोटो ले रहा है तो ग्रामीण महिला को यह समझ नहीं आ रहा था, तो नीतीश जी ने उनको पकड़ के सीधा करके खड़ा किया। इसको भी विपक्ष मौका देखता है, तो विपक्ष की गिरी हुई मानसिकता का तो कोई जवाब नहीं है। मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहे हैं। क्लियर बता रहे हैं एकदम। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, कल भी मैं मंगल पांडे जी के साथ कई कार्यक्रमों में था और चूंकि मंत्रिमंडल में भी है तो कैबिनेट में वो बैठते हैं और जब हम लोग कागज भी, अभी देखिए बजट सत्र गुजरा है, हमने एक पत्र दिया उनको, तो अगर वो मानसिक रूप से बीमार होते तो पत्र रख देते, पत्र के बारे में, लेकिन उसको पूरा समझा, पढ़ा और उन्होंने सामने बैठे मंत्री को कहा, अशोक जी तो आपका मामला है, आपके मित्र है देवेश जी। हमने कहा सर मित्र वो हैं लेकिन नेता तो आप हैं, आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो कहीं इसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर देखा जाए तो यूथ जो है वो मतलब काफ़ी सपोर्ट है कि वो रोज़गार देते हैं। इससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री जी के साथ में सत्ता में थे तो उस समय भी वो लोग का कहना है कि वो रोज़गार दिए काफ़ी। ऐसा है, मुंह मियाँ मिट्ठू हो जाने से कोई रोजगार नहीं देता। माने तो उप मुख्यमंत्री थे तो ये सब रोजगार दिए। अब पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थे तो 9वां पास नहीं किए, तो क्या सत्य साबित होता है? मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वह निर्णय प्रमुख होता है, वह निर्णय लेता है तो कोई भी कैबिनेट से फैसला तय होता है और वह आगे बढ़ता है जी। कोई उप मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है। हमारे भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिंह, वह अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन जब तक प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री की मंजूरी नहीं होगी, मुख्यमंत्री उस चीज से संतुष्ट नहीं होंगे, मुख्यमंत्री वह करना नहीं चाहेंगे, तब तक वो नहीं हो सकता है। इसलिए मुंह में मैं पूछना चाहता हूं, जब एडवर्टीजमेंट निकला था तो उनके मंत्री थे चंद्रशेखर जी, 4 महीने तक कार्यालय नहीं गए थे। एडवर्टीजमेंट निकलते समय कौन मंत्री था? उसके पहले जब निर्णय तय हुआ था कि इसका एडवर्टीजमेंट निकला था या निकालना है, तब मंत्री कौन था? और जब बहाली हुई सिर्फ इसको देख के कि हमारे समय बहाली हो गई, उससे मैं रोजगार देने वाला हो गया, ऐसा होता तो फिर तो लालू जी बहुत लोगों को रोजगार दे होते। अंत तक एक सवाल होगा कि अभी हाल ही में देखा जाए तो वक्फ बिल जो है वो पास हुआ, इसके बाद बीजेपी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि बिहार के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी विरोध किए, तेजस्वी यादव भी विरोध कर रहे हैं। लालू जी का बयान आपने सुना होगा कि सदन में उन्होंने एक बार कहा था कि वक्फ को सुधारने की जरूरत है।
इसमें बहुत कमियां हैं। डाक बंगला के आसपास की वक्फ की ज़मीनें बेच दी गई, उस पर अपार्टमेंट बने हैं। इस पर कानून लाने की ज़रूरत है। और आज बदला हुआ चरित्र है। एक दिन कहते थे कि मेरे लाश पर झारखंड बटेगा, खुद वहाँ से पास कराए। आज के दिन में वह वक्फ पर बोलने के लिए अधिकारी नहीं है। अब तेजस्वी जी की मजबूरी है, उनकी राजनीति एमवाई तक संकुचित है। और मैं आपको गारंटी देता हूं 2025 के बाद यह एम भी नहीं रहेगा उनके पास, और वाई भी नहीं रहेगा। क्योंकि एम का अधिकतर हिस्सा जो पसमानदा है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो कुचला है, मुसलमानों के बीच से भी इस वक्फ का लाट वो फूस को ये भी मिले। कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रही है, क्योंकि चुनाव से पहले देखा गया कि देश के सबसे बड़े जितने कथावाचक है एक एक करके बिहार है, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, मोहन भागवत हो गए और भी तमाम लोग। तो क्या बीजेपी हिंदू वाला जो है वो राजनीति कर रही है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र क्या है? वह तो इसी में जमा हुए हैं, तो अब आज ही आएंगे। इंदिरा गांधी के समय तो थे नहीं, राजीव गांधी के समय तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी उम्र के साथ जब वह वक्ता हुए तो आज आ रहे हैं। और वह तो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद के, तो उसमें बीजेपी को उससे क्या मतलब है? बीजेपी सबका साथ कह रही है कि वो लोग बीजेपी के एजेंट देखिए, हैं। आरजेडी राष्ट्रीय झूठा दल है, उसके बोलने से क्या होता है? और जो वो लोग बोलते रहे हैं उसके खिलाफ वो करते रहे हैं। जिस कांग्रेस के विरोध में इनका राजनीतिक जन्म हुआ, जयप्रकाश नारायण को, आज जयप्रकाश जी की आत्मा भी वहां मरमर के सोती नहीं होगी, उसी कांग्रेस के गोद में है। आज उसी कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं। जिस इंदिरा के खिलाफापन पे जो जेपी आंदोलन में पैदा हुए, और आप क्या कर रहे हैं? तो कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने कांग्रेस से न समझौता किया और न कहीं। इन लोगों की क्या स्थिति है? यहाँ कम्युनिस्ट के साथ मेल, केरला में कम्युनिस्ट के साथ चुनाव लड़ना, ऊपर में जब नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो ममता दीदी होती है, और जब चुनाव होता है तो ममता के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। इन लोगों की स्थिति परिवारवाद पर बोलते रहे। आज क्या है? परिवारवाद, वंशवाद छोड़ दीजिए, परिवारवाद की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं। पहले लालू जी अपने साला लोग को बनाए, फिर पत्नी को बनाए, फिर बेटा लोग को बनाए, अब बेटा के बाद बेटियों को बना रहे हैं। आगे की संभावनाएं भी खुली हुई हैं। एक पुत्रवधू घर से निकल गई, नहीं तो अब तक वह भी कुछ बन गई होती। उसके साथ जो नारी शक्ति के साथ अत्याचार हुआ वह भी जनता ने देखा। और आरजेडी क्या बोलती है, वह आज क्या बोलती है, कल क्या बोलती है? अगर उनके यहाँ आपने देखा होगा सदन में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह राष्ट्रीय दल है और अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। तो हमको 12 करोड़ अपने सदस्यों से इस पर चिंतन करना है। और अमित शाह जी ने उनको बताया कि आप 5 परिवार के लोग बैठ के तय कर लेते हैं कि कब आपको अध्यक्ष बन जाना है। आज अब तक आप जीवंत रहेंगे, जैसे लालू जी 76 वर्ष 75 वर्ष के हो गए हैं, रोज बीमार पड़ते हैं, कभी मरने जीने की बात होती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। मेरे विधानसभा में, मेरे कोरिया कोठी ब्लॉक में उनके अध्यक्ष विगत 20 वर्षों से प्रभुनाथ यादव जी बने हुए थे। अभी पता नहीं, शायद कोई बदल गया। गोरिया कोठी विधानसभा में आपको क्या लगता है कितना चुनौती मिलने वाला है विपक्ष की तरफ से इस बार? देखिए, चुनाव है, चुनाव तो हरदम चुनौती है। मैं इसको नहीं कहता कि चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौतियों से खेलना ही एक खिलाड़ी का काम है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में मेहनत करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, और जो रोज अभ्यास करेगा उसको परिणाम प्राप्त होगा। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे विषयों पर बात रखी और मैंने भी प्रयास किया कि आपके चलिए, बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।